हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग 822 एई सीरीज सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम लोग बहुविकल्पीय और 2 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसमें हम 4 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं तो जितने भी 4 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं वो सभी आपकी हो जाएंगे। लगभग 20 से 25 मार्क्स इस वीडियो से आपके आने वाले हैं। 20 से 25 के लगभग 30 मार्क्स आपकी इस वीडियो से आने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो आज हम लोग बहुलक 22 क्वेश्चन का, इसमें 5 भाग होते हैं, पाँचों मुझे सॉल्व करने होते हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुलक दिए गए हैं, इसका मुझे बहुलक निकालना है। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो यहाँ से बहुलक निकालना है। अगर इसमें सिर्फ इतना पूछा जाए कि इसका बहुलक क्या होगा, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही बहुलक होता है। यानी हम लोग 23 वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। 30 से 40 जो क्वांटिटी है वो 23 बार आई है, तो इसका बहुलक 23 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो आइए हम लोग अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर का है, इसको शीट पेपर में करेंगे। पहले हमने सॉल्यूशन कर लिया है क्योंकि इसके सॉल्यूशन में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आपका एग्जाम टाइम में तो मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में आप लोगों को समझा देता हूँ। इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पूरी अच्छे समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन दोबारा आपको कहीं डाउट में नहीं रहेगा। वर्ग अंतराल बारंबारता मैंने लिख लिया है सब कुछ। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैंने बताया कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो टेबल हम सिलेक्ट कर लेंगे और वो हमारा बन जाएगा F1 बन जाएगा। और उसके पहले जो होगा वो F0 बन जाएगा। उसके पहले की फ्रीक्वेंसी, उसके बाद की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो F2 बन जाएगी। देन यहाँ पर लिमिट सेलेक्ट करेंगे। तो लिमिट आपकी जो तालिका आप सिलेक्ट करते हैं उसकी जो फर्स्ट लिमिट होती है, ऊपर लोअर लिमिट होती है, थर्ड लोअर और अपर लिमिट होती है। तो लोअर लिमिट की बात करें, L बराबर 30। H क्या होता है इनके बीच कॉमन डिफरेंस, 20 और 10 के बीच का डिफरेंस या 10 से 0 के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 10 हो जाएगा। देन हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, बहुलक इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। क्या फार्मूला लगाते हैं यहाँ, L की वैल्यू 30 मैंने अभी आप लोगों को बताया कैसे 30 आया। F1 की वैल्यू 23, F0 की वैल्यू 15 अपॉन 2F1 2 इंटू 23 माइनस 15 माइनस 7 किया मल्टीप्लाई बाई 10 कर दिया, चूँकि H की वैल्यू 10 है। देन हम लोग आगे क्या करेंगे, 30 को 30 रहने देंगे, फिर प्लस करेंगे 23 से 15 माइनस करेंगे 28 बच जाएगा। देन 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस यानी 15 7 22, 22 को 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 46 से 22 माइनस कर देंगे तो आपका 24 बच जाएगा। फिर इसको हम कट कर लेंगे सिंपली, यहाँ से 2 से कट करेंगे तो 2 एकम 2 और कट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 30 और यह बचेगा आप 10/3 और इसको भी कट करेंगे तो 3.33 आंसर आ जाएगा। फिर इसको हम ऐड करेंगे 30 प्लस 3.33, इन दोनों को ऐड करने पर 33.33 अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है। हमेशा इसका जो आंसर होता है अप्रॉक्सीमेट लिखा जाता है, तो आपका ये सही जवाब हो जाएगा। देखिए आप लोगों को वीडियो ये मुझे आशा है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसको आपको पर्सनली समझा दूंगा। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा। जहां पर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप उसे शेयर कर दीजिए, मैं पर्सनली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस तरह से आइए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनीत की 2 वर्ष पूर्व की आयु अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल जो है उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो आइए इसको हम शीट पर सॉल्व करते हैं। माना पुनीत की वर्तमान आयु x वर्ष है, ऐसा मैं ब्लेट कर लेता हूं, तथा हम कहते हैं कि पुनीत की 2 वर्ष बाद की आयु, 2 वर्ष पूर्व की आयु कितनी हो जाएगी। तो x माइनस 2 हो जाएगी। जैसे अभी कोई 10 साल का है तो 2 साल पहले उसकी आयु कितनी होगी, 8 हो जाएगी। कैसे पता चला, 10 में से हम 2 माइनस कर देंगे। सेम चीज़ हमारी वर्तमान आयु अगर x है तो x में से 2 माइनस कर लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। फिर कह रहे हैं 4 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, सिंपल सी x प्लस 4 हो जाएगी। अगर वो 10 साल का है तो 4 साल बाद वो 14 साल का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वो 14 साल की आयु उसकी हो जाएगी। सो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 4। देन आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी मुझे वर्तमान आयु निकालनी। फिर आगे बताया गया है कि पुनीत की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का जो गुणनफल है उसके वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करते हैं। इस तरह से कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। इसकी 2 वर्ष बाद पहले की आयु तो 4 वर्ष बाद की आयु का जो गुणनफल है वो प्रेजेंट आयु के 2 गुने से 1 अधिक है। तो मैंने इसको क्वेश्चन को बैलेंस कर लिया। दोनों अभी क्वेश्चन हमारे बराबर हैं, क्योंकि ये जो आयु है वो इस आयु के बराबर हो जाएगी। फिर हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। वर्तमान आयु x की वैल्यू निकालने के लिए ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। x को a से मल्टीप्लाई कराएंगे x स्क्वायर हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट x को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4x हो जाएगा। देन -2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2x हो जाएगा। फिर प्लस माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x प्लस 1 हो जाएगा। देन इसको अगेन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो x स्क्वायर प्लस 4x
4x माइनस 2x और 2x ट्रांसफर करेंगे तो वो भी माइनस 2x हो जाएगा, -8 और +1 आएगा राइट साइड में तो -1 इज इक्वल टू 0। देखिए 2 2 4x तो 4x प्लस 4x कैंसिल आउट, प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका x² और 8 से 1 -8 और -1 मिला करके हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो x² हो जाएगा -9, देन यहाँ पर -9 ट्रांसफर करेंगे प्लस का 9 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट x की वैल्यू हो जाएगी ओवररूट प्लस -9, देन x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 प्लस -3, तो माइनस हम कंसीडर नहीं करते हैं, x की वैल्यू आपकी क्या मानेंगे 3 हो जाएगी, x की वैल्यू 3 यानी उसकी वर्तमान आयु कितनी है 3 साल है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3 है, जहाँ बताया गया कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और 2 नहीं हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं सीट पर। यह आपका क्वेश्चन है, इसको मुझे सॉल्व करना है। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पहले क्लास मल्टीप्लाई कराते हैं इस तरह से, x माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस हो जाएगा, नीचे बच जाएगा आपका x माइनस 2 देन 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं, x माइनस 2 और यहाँ ये -x हो जाएगा अपॉन x को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे x² और ये 2 का x से कराएंगे तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 3/1 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, प्लस माइनस कैंसिल आउट, 2 1 कम 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 को x² से कराएंगे 3x² और 3 दूनी 6x हो जाएगा। हम -2 को ट्रांसफर कर लेते हैं तो आपका दिस इम्प्लाई दैट हो जाएगा 3x² माइनस 6x और ये 2 ट्रांसफर होकर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर बन नहीं रहा है तो हम श्रीधराचार्य फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो हम यूज करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस ओवररूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देन यहाँ पर कंपेयर करा लेंगे, ये हमारा a b c, तो a माइनस b की वैल्यू कितनी है -6 हो जाएगा प्लस ओवररूट b² प्लस माइनस b² यानी -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 2 है अपॉन 2a यानी 2 इंटू 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस प्लस 6 प्लस माइनस ओवररूट 6 6 जा 36 माइनस 4 3 12 12 दूना 24/6। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर 6 प्लस माइनस ओवररूट 36 से 24 निकालने पर कितना बचेगा 24 36 36 और 6 36 यानी 12 बच जाएगा, 12/6 24 36 और 6 36 12 बचेगा, 12 से 6 माइनस करेंगे, x की वैल्यू 6 प्लस √12/6। देन यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी x प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 2 √3/6 हो जाएगी, चूँकि 4 3 12 2 दूनी 4 4 3 12, इसको हम 4 और 3 12 कर सकते हैं, 2 कंपेयर बन जाता है, 2 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3, यहाँ बचेगा √3 प्लस माइनस √3, तो यहाँ से 2 कम 2 तो यहाँ 6 कट जाएगा, 3 प्लस √3/3 आपका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू 3 प्लस √3/3 और x की वैल्यू 3 माइनस √3/3 अलग अलग लिख लेंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का गुणनफल 340। तो धन क्रमागत संख्याएं, पहली संख्या आपकी x हो जाएगी, मानते पहली संख्या x 2 है, तो दूसरी संख्या कैसे धनात्मक सम पूर्णांक आएगा, अगर 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, विषम हो जाएगा, मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा तो सम आ जाएगा, यानी एक पहली संख्या x दूसरी संख्या x प्लस 2, इनका जो गुणनफल होगा वो 340 के बराबर हो जाएगा और स्क्वायर का वर्गों का गुणनफल 340 के बराबर। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, x² का x² ही रहेगा, देन ब्रैकेट यहाँ खोलते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, यहाँ फार्मूला लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को पता होगा होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, क्या होता है 2ab। देन यहाँ पर वैल्यू जो कि पुटअप करते हैं, x² की वैल्यू x² प्लस b² यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 2ab यानी 2 गुणे ab यानी 2 दूनी 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 340। देन इसको और सॉल्व करते तो x 2x² हो जाएगा प्लस 4x और 340 इस तरफ आएगा तो माइनस का 340 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 2x² प्लस 4x और 340 से 4 माइनस करेंगे तो 336 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा
इसका फैक्टर हम करते हैं तो 336 को पहले 2 से गुणा करा देंगे, 336 मल्टीप्लाई 2 तो यहाँ आ जाएगा 672। अब कंडीशन है कि गुणा करने पर आपका 672 आए। यहाँ पर माइनस सिंबल है तो ध्यान दीजिए, मोस्टली ये होता है कि अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर 4x आना चाहिए, अगर प्लस होता है तो प्लस करने पर 4x आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 672 आ जाएगा और डिवाइड करने पर 4x आ जाएगा। तो इसको हम फैक्टर बच्चे बनाना नहीं जान पाते, तो आइए हम लोग सिखाते हैं फैक्टर कैसे करते हैं। 672 का हम पहले सिंपली फैक्टर कर लेंगे इस तरह से, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से 21, अगेन 7 एकम 7। इस तरह से आपका फैक्टराइजेशन बन गया। अब यहाँ से हम फैक्टर बनाते हैं, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 672, डिवाइड माइनस करने पर 4 आना चाहिए। तो हम बनाते हैं इसका फैक्टर। देखिए इसका फैक्टर इस तरह से बन जाएगा 7 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 हो गया। यहाँ से देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 दूना 24, और 28 से 24 माइनस करेंगे क्या बच जाएगा 4। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 672 और माइनस करने पर 4 आ गया, तो हमारा फैक्टर बन गया। अब हम इसको सेम लिख देते हैं, 2x² प्लस 4 के बजाय हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 28 माइनस 4 24, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। 336 = 0। देन और आगे सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 2x² प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 20x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 24x हो जाएगा, माइनस 336 = 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम 2x कामन ले सकते हैं तो बचेगा यहाँ x प्लस 2 एकम 2 चौको 8, x कामन निकल जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पर 24 कामन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 14 = 0। तो एक आपका आ जाएगा 2x, सॉरी यहाँ पर इस इम्प्लाई दैट x प्लस 14 दोनों में कामन है तो हम 2x प्लस 14 ले लेंगे। यहाँ बचेगा 2x माइनस 24 तो 24 ले लेंगे = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस 14 = 0, देन x की वैल्यू आ जाएगी -14। और आगे सेकेंड सॉल्व करते हैं 2x माइनस 24 = 0, देन यहाँ पर 2x = हो जाएगा आपका 24, तो x = हो जाएगा 24/2, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 12। यानी अगर x की वैल्यू 12 है तो x प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 2 14, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी वो पहली संख्या सम संख्या x हो यानी 12 होगी तो दूसरी संख्या आपकी 14 हो जाएगी। इस तरह से आपका आंसर हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप कई बार देख लीजिएगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल कर दिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको हम लोग आइए शीट पर करते हैं। आपका क्वेश्चन है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 = 7/4 प्लस 6/x - 1 माइनस 2/y - 2 बराबर 1/2। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो 1/x - 1 बराबर हम कह सकते हैं a, और यहाँ 1/y - 2 बराबर लिख सकते हैं b के बराबर। क्यों ऐसा कर सकते हैं? चूँकि यहाँ पर लिखा हुआ है x - 1 5 × 1/x - 1 इसको लिखा जा सकता है। तो 1/x - a के स्थान पे अगर हम ये लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 5a, पूरा टर्म पहला वाला हो जाएगा 5a और दूसरा हो जाएगा प्लस 1/y - 2, तो हम इसको मानते हैं b, तो ये आपका पूरा हो जाएगा b = 7/4। अब यहाँ पर हम लोग इसको डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, 4 सब जगह ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर, तो 4 से ऊपर नीचे हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से 4 4 सब जगह कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 5 × 20 और प्लस 4b बराबर 7। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे हम सेकेंड इक्वेशन का निकालते हैं। सेकेंड इक्वेशन आपका था 6/x - 1 माइनस 2/y - 2 = 1/2। सेम चीज़ यहाँ करते हैं। 1/6x - a का मतलब हो जाएगा 6a, 6a दूसरे का हो जाएगा आपका -2b, 2b = 1/2। यहाँ 2 बनाने के लिए 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा आपका 12a 2 कैंसिल आउट, 12a माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 2 दूनी 4b, कितना हो जाएगा 4b = 1। ये आपका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड से हम वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 4b वहाँ भी है, 4b यहाँ भी है, तो यहाँ अगर हम प्लस करेंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। प्लस करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरह से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम प्लस कर लेते हैं यहाँ पर 20a, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड सिंपली लिख दीजिए। इसमें लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप थोड़ा तरीके से लिखिए, अच्छे से लिखेंगे तो बढ़िया होगा। समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड 20a प्लस 4v = 7। देन यहाँ पर दूसरी क्वेश्चन है आपकी 12a माइनस 4v = 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये 20 और 10 30 2 32, ये बराबर आपका हो जाएगा 8। देन a बराबर हो जाएगा आपका 8/32, 8 4 दूनी 8 4 8
32, 8 चौक 32, 2 कम 2, 2 चौको 8, यानी ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/4। अब यहाँ पर हम ए की वैल्यू आगे सेम इसी प्रकार बी की वैल्यू निकालते हैं। बी की वैल्यू हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं की वैल्यू, तो बी की वैल्यू आ जाएगी। ए का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ए का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, अगर हम सेकंड में समीकरण सेकंड में ए की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 12a माइनस 4v इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1। देन 12 ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1/4 माइनस 4v इज इक्वल टू 1। 4 एकम 4, 4 3 12 और 3 बचा, 3 को ट्रांसफर कर लेते हैं तो माइनस 4v 1 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो बी की वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल आउट, माइनस 2 बाई माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1 2 दूनी 4, बी की वैल्यू आपकी 1/2 हो जाएगी। बी की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब आप देखिए ए आप किसके बराबर माने थे, यहाँ आगे देख लीजिए, ये माना था आपने किसके बराबर, ऊपर देखिए ए बराबर माना था 1/x-1, यानी 1/x-1 की वैल्यू आपकी कितनी आई 1/4, जो कि ए था। ए था आपका 1/x-1 बराबर 1/4 आई है आपकी। यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 और यहाँ हो जाएगा x-1, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी x इज इक्वल टू, ए को ट्रांसफर करेंगे 4 और 1 5, यानी x की वैल्यू 5 आ गई। दूसरे में यहाँ पर हम 1/y-2 बराबर हम माने थे कितना b, तो 1/y-2 b की वैल्यू आई है 1/2, तो 1/2 लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 और यहाँ हो जाएगा y-2। देन y की वैल्यू हो जाएगी आपकी, y की वैल्यू हो जाएगी 2 और ये -2 आएगा तो +2 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। इस तरह से आपकी x y दोनों की वैल्यू मिल गई है। तो ये लॉन्ग में आता है क्वेश्चन, 6 नंबर का आता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी 6 नंबर का है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन के ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को पहले हम समझते हुए डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, हम आपको क्वेश्चन का डायग्राम समझाते रहेंगे। एक बहुमंजिल भवन है, ये हमारा जो CE है बहुमंजिल भवन है, तथा एक छोटा भवन है, 4 मीटर का छोटा भवन है। 4 मीटर छोटे भवन से जब हम बहुमंजिल भवन पर खड़े होते हैं, यहाँ पर यानी ई पॉइंट पर खड़े होते हैं और छोटे भवन के पहले हम शिखर को देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, तथा जब हम नीचे देखते हैं उसके तल को देखते हैं तो 45 डिग्री का एंगल बनता है। आपसे पूछा गया है कि बहुमंजिल ये दोनों भवनों के, बड़े भवन तथा छोटे भवन के बीच की लंबाई क्या होगी, मतलब AC की लंबाई बतानी है आपको, और फिर आपको बताना है कि ये बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई बतानी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। माना AB भवन है जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है। AB जो छोटा भवन है उसकी ऊंचाई 4 मीटर है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो है EC है, E और C, E पॉइंट और C पॉइंट, जिसका ऊंचाई जो है वो CD और DE के बराबर है। CD और DE के बराबर, जो हम x मान लेते हैं, ना ही मानो तभी काम आपका चल जाएगा। दोनों भवनों के बीच की दूरी AC है, AC जो होगी वो BD के बराबर होगी, ये भी हम आगे प्रूव कर देंगे। यहाँ पर मैंने एंगल लिख दिया कि ABD जो है 30 डिग्री और EAC आपकी 45 डिग्री बन जा रही है। देन यहाँ पर समकोण आपका EBD, पहला वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हम, सिंपल सा पहला वाला ट्रायंगल हमारा, ये वाला ट्रायंगल हम पहले लेकर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल हमारा ये रहेगा, इसको हम लेकर के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर tan थीटा बराबर ED/BD हो जाएगा। देन tan 30 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ED/BD। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ आ जाएगा ED/BD, जहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे ED बराबर BD बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, BD बराबर हो जाएगा √3 ED, या ED बराबर लिख सकते हैं BD/√3। इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देन आगे पुनः समकोण EAC में, दूसरा वाला समकोण हमारा EAC, बड़ा वाला जो ट्रायंगल था उसको यूज करते हैं 45 डिग्री वाला। यहाँ पर जो बेस हमारा बनेगा ये बन जाएगा AC, और जो लंब होगा वो EC बन जाएगा। EC जो है वो ED और DC के बराबर है, इतना आप लोग याद रखिएगा। देन यहाँ पर वैसे मैंने वहाँ लिख भी दिया है, फिर भी मैं वहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर समकोण AAC में tan थीटा की वैल्यू जो होगी EC/AC हो जाएगी, जबकि tan 45 डिग्री की बात थी तो 45 लिख देते हैं EC/AC, जहाँ पर tan 45 की वैल्यू 1 होती है और EC की वैल्यू जो है वो ED + DC के इक्वल है। देन यहाँ पर 1 + 1 ED की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, BD√3 + 4, जैसे कि हमने वहाँ BD की वैल्यू निकाली थी। AC का AC रख देते हैं, जबकि मैंने प्रूव किया कि BD बराबर AC होता है, तो यहाँ पर हम AC मुझे निकालना है तो AC की वैल्यू AC रख देते हैं, AC/√3 + 1 अपॉन AC। तो AC क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो 4√3
√3/AC। अगर हम AC को ट्रांसफ़र करते हैं तो AC + √3/√3 और ये 1/AC, चूँकि मल्टीप्लाई में था डिवाइड में हो जाएगा। देन यहाँ पर हम 1AC + 4√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3AC आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्लास मल्टीप्लाई करा देते हैं तो √3AC और 1 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो AC + √3 हो जाएगा। आगे 4 √3AC और AC को ट्रांसफ़र करेंगे -AC, बच जाएगा 4√3। AC अगर कामन ले लें तो √3 और यहाँ बचेगा -1 और यहाँ 4√3 रहेगा। AC बराबर 4√3 था, √3 -1 आएगा तो -√3 -1 हो जाएगा। तो बहुमंजिल भवन की जो ऊंचाई थी वो हमारी क्या थी, ED + DC। ये हमारी क्या आ गई, दोनों भवनों के बीच की दूरी AC होगी, यानी इतनी दोनों भवनों के बीच की दूरी होगी मीटर में। आगे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या थी, ED + DC। ED की वैल्यू मैंने निकाली √3 + BD और DC की वैल्यू 4 है, इसको BD की वैल्यू रखेंगे 4√3, √3 -1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो √3 4√3 और √3 + 1 हो जाएगा। आप चाहे तो यहीं छोड़ सकते हैं, चाहे तो आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक स्टेप और होगा, कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप यहीं छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो ये भी आपका मीटर में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब आगे स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन है, ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया गया 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर आपका एक फिगर बनाया है, तो आप देख लीजिए, एक हमारा सर्कल है जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया गया कि एक त्रिज्यखंड है, 60 डिग्री का एक त्रिज्यखंड बन रहा है, चाप आंतरित कर रहा है 60 डिग्री का और जो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, और एक यहाँ पर वृत्तखंड ही बनाया जा रहा है। तो ये मुझे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड दोनों, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड दोनों निकालना है। तो पहले हम त्रिज्यखंड निकालेंगे। वृत्तखंड ये हमारा वृत्तखंड होता है। वृत्तखंड कैसे निकालोगे, अगर इस पूरे ट्रायंगल में से, ये पूरा ट्रायंगल का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें, जिसमें से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना एरिया अगर हम हटा दें, ट्रायंगल की एरिया हटा दे तो वृत्तखंड आ जाएगा। इस तरह से हम आगे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या है, जो दिया गया वो लिख लेते हैं। थीटा 60 डिग्री, R जो है 21 सेंटीमीटर दिया गया। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है थीटा 5 360 × πr² होता है। देन यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू रखेंगे, थीटा की वैल्यू 60 और 360, ये पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 21 × 21। कैलकुलेशन मैंने इसलिए कर लिया है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। आप लोगों का एग्जाम है तो मैं समझ रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम आप लोगों का बर्बाद करना उचित नहीं है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कट करेंगे तो 11 × 21 आ जाएगा 231 सेंटीमीटर²। देन यहाँ पर आगे हो जाएगा त्रिभुज में, और एक रूल्स होता है कि त्रिभुज में अगर भुजाएं समान हो तो उनके विपरीत कोण बराबर होते हैं। तो आइए यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, 21 सेंटीमीटर दोनों क्या है, साइड समान है तो उनके एंगल्स क्या होंगे, समान होंगे। मतलब ये 60 है, सिंपल सी बात है, दोनों 60 होंगे, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। तो अगर एक 60 है तो दोनों 60 ही होंगे, ये पक्का है, चूँकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से तीनों 60 हो जाएंगे तो ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 A² होता है। फार्मूला आप अच्छे से याद रखिएगा। देन √3/4, A की वैल्यू 21 से है तो यहाँ पर 21 कर देते हैं। √3 की वैल्यू 1.7 रख देते हैं। 4 21 मल्टीप्लाई कराने देंगे, इनको मल्टीप्लाई कराने पर, डिवाइड कराने पर 187.425 सेंटीमीटर² आ जाएगा। देन आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैंने पहले ही बताया था, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है उसमें से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। माइनस करने पर आपका आंसर हो जाएगा 43.575 सेंटीमीटर², और यही आपका आंसर होगा, और ये भी आंसर अप्रॉक्सीमेट में ही आएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग, मुझे आशा है कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, तो अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।